स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, यह इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए क्लास होने वाली है, ठीक है भाई। और यह हमारा पार्ट 6 है। इससे पहले की जो भी क्लास है उस क्लास के पीडीएफ, ये इस क्लास के भी पीडीएफ यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे जाइए, globaliti.org। इस लिंक से जाके आप लोग आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप लोग मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। चल, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सौर फोटोवोल्टाइक एसपीवी विद्युत प्रणाली का प्रकार क्या है। आपने पिछले वीडियो में भी इसी तरह का एक क्वेश्चन देखा था। उसमें मैं आपसे पूछा था कि एसपीवी का फुल फॉर्म क्या है। एसपीवी का फुल फॉर्म क्या है, मैं आपको एसपीवी का फुल फॉर्म भी बताया था कि क्या है भाई, सोलर फोटोवोल्टाइक। सोलर फोटोवोल्टाइक है ना, सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी एसपीवी का फुल फॉर्म केवल इतना ही होगा। अब यहाँ पे इसने क्या पूछ लिया है कि इस तरीके का फिगर दे दिया और पूछ लिया कि ये कौन सा प्रकार है। वहां पे जो प्रकार था वो ग्रिड कनेक्टेड था, क्योंकि वहां पे सीधे सीधे यहाँ जो कनेक्शन दिखाया था वो ग्रिड का कनेक्शन यहाँ पे दिखा दिया था, इसलिए वो ग्रिड कनेक्टेड था। लेकिन अब ये आपका ग्रिड कनेक्टेड नहीं है। ये देखिए क्या है, ये तो हो गया आपका अरे या फिर ये कहिए सोलर प्लेट हो गया, ठीक है। सोलर प्लेट्स एक साथ कई सारे लग गए तो उसी को हम लोग सोलर अरे कहते हैं। एक साथ यदि कई सारे प्लेटों को अरेंज कर दिया जाए तो उसी को सोलर अरे कहा जाता है ना। तो ये सोलर अरे हो गया। इसके बाद ये बैटरी चार्जर हो गया, एमपीपीटी हो गया, यहाँ ये एमपीपीटी हो गया। चार्ज कंट्रोलर हो गया। इसमें लग गया है बैटरी, इसमें लगा है बैटरी। फिर आगे आपको एक दिख रहा है कि यहाँ पे एक इन्वर्टर सर्किट भी है। इस इन्वर्टर सर्किट के द्वारा हम लोग क्या दे रहे हैं, इस इन्वर्टर सर्किट के द्वारा एसी लोड आगे कनेक्ट किए हैं, ठीक है। क्या किए भाई, एसी लोड कनेक्ट किए हैं, एसी लोड। और हमें यहाँ से क्या मिलता है, हमें यहाँ से सीधे डीसी लोड मिलता है ना, सॉरी डीसी मिलता है हमें। जो हमारा सोलर सेल है, सोलर सेल क्या प्रोड्यूस करता है, एसी करंट की डीसी करंट, वो डीसी करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें दो सप्लाई में मिल गई, एक एसी और एक डीसी। अब ये फिगर देख के केवल इतना बता दो कि क्या ये फिगर स्टैंड एलोन है, क्या ये अकेले परिपूर्ण है कि नहीं है, अकेले परिपूर्ण है कि नहीं है। इसमें कहीं पे काउंटर सर्किट है क्या, कोई काउंटर सर्किट इसमें लगी है क्या, नहीं लगी है सर। ग्रिड कनेक्टेड तो है नहीं सर, ग्रिड कनेक्टेड की बात तो हमने पहले ही कर लिया है। इसमें कोई काउंटर सर्किट लगी नहीं है सर। तो अब ये कौन सी सर्किट बची, अब ये बची स्टैंड एलोन सिस्टम है ये, क्योंकि ये अकेले में ही पर्याप्त है। क्योंकि ये अकेले में ही पर्याप्त है मतलब ये खुद ही चार्ज भी हो जाएगा और यहाँ पे आप लोड भी कनेक्ट कर लेंगे। लोड से जैसे लोड आप जोड़ेंगे तो डिस्चार्ज होगा और फिर ये ऑटोमेटिक चार्ज भी होता रहेगा आपका सोलर सेल से, ठीक है। यहाँ पे ग्रिड का कनेक्शन नहीं किया गया। तो ये हो गया ऑप्शन सी, बिल्कुल आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखो, एक्स चिन्हित सौर विद्युत प्रणाली ब्लॉक का नाम क्या है। इसका नाम बताना है आपको। ये नाम देख, ये फिगर देख के ही आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका नाम क्या है। क्या आपको क्लियर हो रहा है, क्या आपको ये बात क्लियर हो रहा है या नहीं, इतना हमें बताएं कि क्या आपको ये बात क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो भाई, यहाँ पे ये क्या है आपका, ये है आपका सोलर सेल, ये है आपका सोलर सेल, ठीक है। सोलर सेल के बाद फिर हम लोग क्या लगा देते हैं, सोलर सेल को जब एक साथ कई सारे सोलर सेल को कनेक्ट कर दिया जाता है, देखो जनरली ये 36 या फिर 72 सेट किए जाते हैं, या तो 36 या फिर 72 एक साथ सेट किए जाते हैं, ठीक है। और एक सोलर सेल के द्वारा कितना वोल्टेज बनता है, एक सोलर सेल के द्वारा 0.5 वोल्ट बनता है ना, 0.5 वोल्ट। तो इनको या तो सीरीज क्रम में या फिर पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है। तो एक जब कई सारे सोलर सेल को एक साथ जोड़ दिया जाता है, एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, तो वो बन जाता है हमारा सोलर मॉड्यूल। वो क्या बन जाता है भाई, सोलर मॉड्यूल। और जब कई सारे सोलर मॉड्यूल को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो बन जाता है हमारा सोलर अरे। क्या बनता है भाई, सोलर अरे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है आपको,
ये क्या है, ये सोलर अरे है। ठीक है, चल अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है विच एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम सनलाइट बाय द फोटोवोल्टाइक मटेरियल। सॉरी बच्चों, फोटोवोल्टाइक मटेरियल के द्वारा किस एनर्जी को सौर एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। जो फोटोवोल्टाइक मटेरियल है, उस फोटोवोल्टाइक मटेरियल के द्वारा हम लोग किस सोलर एनर्जी के द्वारा कौन सी एनर्जी बनाते हैं या किस एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो भाई हमने आपको क्या बताया, मान लो कि ये हमारे हो गए सूर्यदेव, ये हो गए हमारे सूर्यदेव, ठीक है, ये हो गए हमारे सूर्यदेव। अब यहाँ पे सूर्यदेव के सरफेस पे क्या होगा भाई, यहाँ पे नाभिकीय संलयन की क्रिया होगी, है ना, नाभिकीय संलयन। यहाँ पे हाइड्रोजन के जो नाभिक है, हाइड्रोजन के नाभिक संलयन की क्रिया करके क्या बनाएंगे, हीलियम के नाभिक बनाएंगे। तो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी, वहां पे सौर ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये सौर ऊर्जा कहाँ पे पहुंचती है, ये पहुंचती है अर्थ सरफेस पे। कहाँ पे पहुंचती है भाई, अर्थ सरफेस पे। और अर्थ सरफेस पे हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं यहाँ पे सोलर सेल। सोलर सेल, अब ये सोलर सेल क्या करता है, ये सोलर सेल सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है किसी को। चल यदि परेशानी नहीं है तो अगला क्वेश्चन बता दो, सौर विद्युत प्रणाली का लाभ क्या है, बताओ भाई, छाप दो कमेंट में, क्या है लाभ इसका, सोलर एनर्जी का क्या लाभ है, बता दो, बताओ बताओ बताओ। ऑप्शन देख लो पहले, क्या है पहला ऑप्शन है कि बहुत जगह का उपयोग करता है, दूसरा है सोलर सर्किट डिजाइन होता है, तीसरा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है ये, और चौथा है हार्मोनिक विकृतियों का उत्पादन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी एकदम सही दिख रहा है कि क्या है, सोलर एनर्जी आपका एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है या फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है ना, क्योंकि यह ऐसी ऊर्जा है जो ऊर्जा कभी खत्म होने वाली नहीं है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हमारा नाम रहेगा, है है ना भाई, मतलब जब तक धरती रहेगी या जब तक सूर्य रहेगा तब तक हमें सोलर एनर्जी मिलती रहेगी। जब तक भाई सूर्य है तभी तक तो यहाँ पे पृथ्वी पे जीवन भी संभव है, जैसे ही सूर्य खत्म हुआ तो पृथ्वी पे जीवन भी खत्म हो जाएगा। तो ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बन जाता है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट, ऑप्शन बी ऐसी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग हाइब्रिड सोलर पैनल फ्रॉम ए मिक्स ऑफ एमोर्फस एंड मोनोक्रिस्टलाइन सेल। देखो जो हमारे हाइब्रिड पैनल है, हाइब्रिड सोलर पैनल को मोनोक्रिस्टलाइन और अमोर्फोस का मिश्रण करके इसलिए बनाया जाता है ताकि हम लोग मैक्सिमम इफिशियंसी गेन कर सकें। क्या कर सकें, मैक्सिमम इफिशियंसी गेन कर सकें। देखो जो आपका सोलर पावर प्लांट है ना, वो केवल और केवल 20% एनर्जी को ही कंज्यूम कर पाता है। जितना सोलर रेडिएशन उस पर पड़ती है, उस सोलर रेडिएशन का केवल 20% ही यूज करता है। बाकी जो सोलर रेडिएशन है वो सोलर रेडिएशन इधर उधर तितर बितर हो जाती है। तो आप ये समझो कि केवल 20% का यूज कर रहे थे, 100% या 50% का यूज करता तो कितना ज्यादा आपको बेनिफिट होता है ना। तो हम लोग चाहते ये हैं कि जो हमारा सोलर पैनल है, वो सोलर पैनल अधिक से अधिक सोलर रेडिएशन को अपनी तरफ आकर्षित करे, या फिर ये कि ज्यादा से ज्यादा सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे। ज्यादा से ज्यादा यदि सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो वहां पे कम ही प्रकाश में, या फिर ये कहिए कि कम ही सोलर सेल ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस कर देंगी,
तो हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा, थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा सस्ता पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका काम हाइब्रिड जो सोलर पैनल हम लोग बनाते हैं उसको मिक्स करके क्यों बनाते हैं, ताकि हम लोग मैक्सिमम इफिशियंसी गेन कर सकें। क्या कर सकें भाई, जनरेट मैक्सिमम इफिशियंसी। मैक्सिमम इफिशियंसी को जनरेट करने के लिए हम लोग मिक्सर करके हाइब्रिड पैनल बनाते हैं। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है यहाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सामग्री पीवी कोशिकाओं को, अरे यार इंग्लिश वाला मैं पढ़ देता हूँ, विच मटेरियल इज coated as a thin layer on the PV cell to reduce surface reflection। हाँ देखो, सरफेस रिफ्लेक्शन को लिख लो यहाँ पे, सरफेस रिफ्लेक्शन को कम करने के लिए एक TFSC लगा होता है। क्या लगा होता है भाई, TFSC लगा होता है, जिसके ऊपर किस चीज का लेयर चढ़ाया जाता है। ठीक है, TFSC लगा होता है, ठीक है, जिसके ऊपर सिलिकॉन मोनोऑक्साइड का लेयर चढ़ाया जाता है या चढ़ा होता है। ठीक है, TFSC का फुल फॉर्म क्या है, TFSC का फुल फॉर्म यदि लिखना चाहें तो लिख लीजिए, थिन फिल्म सोलर सिस्टम, सोलर सेल, थिन फिल्म सोलर सेल। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी एकदम सही है। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं, आप समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ ठीक है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन फॉर द साइजिंग ऑफ पीवी मॉड्यूल। पीवी मॉड्यूल के लिए स्टैंडर्ड साइज क्या है, तो पीवी मॉड्यूल के लिए ये डाटा तो आपको एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा कि 1 किलोवाट के लिए हमें 1 मीटर स्क्वायर का ही जगह लेना चाहिए, ये हमारा मानक स्टैंडर्ड है। ठीक है भाई, 1000 वाट के लिए या फिर ये कि 1 यूनिट के लिए कितना लेना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। ये डाटा तो आपको याद रखनी पड़ेगी, ये याद करने वाला ही डाटा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, अब ये सर्किट देख के आपको बताना है कि यह सर्किट किसका है, देखो भाई, सोलर सेल वाले चैप्टर में या फिर ये कहिए कि जितने भी आपके चार्जर टाइप के सर्किट हैं, इस सर्किट को पहचानने के लिए या इस सर्किट को ये ज्ञात करने के लिए कि ये किस चीज का सर्किट है, बस आप इसमें ये देखिए कि इसमें जो आईसी लगी है वो आईसी कौन सी लगी है। केवल आप आईसी को चेक कर लोगे तो बाकी आप सर्किट को आसानी से पहचान लोगे। देखो इसमें आईसी हो सकता है आपका, आपको न दिख रहा हो आईसी का नाम पूरा, मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे आईसी लगी हुई है 7805 आईसी लगी हुई है। तो 7805 आईसी का यूज हम लोग कहाँ पे कर रहे थे, इसका यूज हम लोग वोल्टेज कंट्रोलर की तरह कर रहे थे, है ना, इसकी तरह वोल्टेज कंट्रोलर। बाकी इसके दोनों साइड में, इस साइड में भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है और इस साइड में भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और एक कैपेसिटर यहाँ पे आउटपुट में तो आपको मिल ही रहा है। तो ये इसने ये कहा है कि आउटपुट टर्मिनल पे, ये जो हमारा आउटपुट टर्मिनल है, यहाँ पे किस टाइप का वोल्टेज हमें मिलेगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा, चूंकि ये जो आईसी है, ये आईसी वोल्टेज रेगुलेटर का काम करे या फिर ये कहिए कि वोल्टेज कंट्रोलर का काम करे, या जो हमारे कैपेसिटर है, कैपेसिटर में हम जानते हैं कि कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज को लैग करा देता है और करंट को लीड कराता है, करंट यहाँ पे लीड करती है। इसका मतलब ये है कि एक कांस्टेंट या एक रेगुलेटेड वोल्टेज हमको यहाँ पे मिलेगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रेगुलेटेड आउटपुट। ठीक है, तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ
ऑफ ग्रिड सिस्टम इन सोलर इलेक्ट्रिक पावर। सोलर इलेक्ट्रिक पावर में ऑफ ग्रिड सिस्टम का क्या खामियाजा है या फिर ये कहिए कि क्या कमी है। तो जो हमारे ऑफ ग्रिड के सोलर सिस्टम है इसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें कोई स्टोरेज यूनिट नहीं होती है, कोई स्टोरेज यूनिट नहीं होती है, इसमें ऊर्जा को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं, तुरंत ऊर्जा का कहीं ना कहीं यूज करना पड़ता है। यही सबसे बड़ा खामियाजा है आपके ऑफलाइन ग्रिड का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लैक ऑफ स्टोरेज यूनिट, लैक ऑफ स्टोरेज यूनिट। इसीलिए तो जो भी देखो भाई जहाँ पे सोलर सेल बहुत ज्यादा लगा दिए जाते हैं, तो जैसे मान लो कि कोई एक बड़ा सा कॉलेज है या कोई एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल यदि बंद हो गया या फिर वो कॉलेज कुछ दिन के लिए बंद हो गया, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसे ग्रिड से कनेक्शन लेते हैं कि जहाँ पे वापस भी सप्लाई को भेज सके, क्योंकि उस एनर्जी को आप स्टोर नहीं कर सकते, उसे आप स्टोर नहीं कर सकते तो तुरंत क्या करना पड़ता है, तुरंत उसे ग्रिड पे भेजना पड़ता है। भाई आप सोलर पैनल बहुत ज्यादा लगाए हो तो वहां पे तो लगातार कंटिन्यू आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो उसका यूज आप यदि कर ले रहे हो ग्रिड पे भेज के, तो उसमें फायदा आपको ये हो जाता है कि जो आपके द्वारा यूज किया गया बिजली है या जो आपने खपत की है बिजली का, उसमें उतना रिड्यूस हो जाता है जो आपने भेजा है, जो आपने ग्रिड पे भेजा है सोलर सिस्टम। देखो एक बात को समझो, मान लो कि आप 1000 यूनिट यूज कर ले रहे हो बिजली, जो आप कनेक्शन लिए है कनेक्शन से 1000 यूनिट बिजली यूज कर ले रहे हैं, और जो आपका सोलर पैनल है वो सोलर पैनल 200 यूनिट बिजली ट्रांसमिट कर दे रहा है ग्रिड को, 200 यूनिट बिजली ट्रांसमिट कर दे रहा है ग्रिड को, या ग्रिड को 200 यूनिट बिजली दे दे रहा है। तो अब जो आपका बिल बनेगा वो बिल कितने पे बनेगा, 1000 यूनिट पे नहीं बनेगा, 1000 यूनिट में से 200 यूनिट घटा के 800 पे ही बिल बनेगा। ठीक है, तो ये भी एक फायदा होता है आपका सोलर पैनल लगवाने का। यहाँ पे तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है आपका, which system is designed to operate in parallel and interconnected with the electricity utility। इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी के लिए कौन से ग्रिड कनेक्शन समांतर में जुड़े होते हैं, ये आपको बताना है। बताओ कौन सा जुड़ा रहता है, बताइए भाई, एक बार कमेंट करिए थोड़ा आप लोग, क्या होगा इसमें आंसर। देखो क्या पूछा है आपसे कि विद्युत उपयोगिता ग्रिड के समांतर और आपस में संचालित होने के लिए कौन सी प्रणाली तैयार की गई है। तो समांतर आपस में संचालित होने के लिए हमारा ग्रिड टाइड सिस्टम लगा होता है। क्या लगा होता है भाई, ग्रिड टाइड सिस्टम। ग्रिड टाइड सिस्टम ये ऐसा सिस्टम होता है कि एक तरह से कि यह आसानी से दोनों तरफ बिजली का आदान प्रदान कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा।